काफ़ी इधर-उधर भटकने के बाद मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक साफ सफाई करने का काम मिला था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस हॉस्पिटल में मेरा सामना किन-किन भयानक चीज़ों से होने वाला था। इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पति की मौत के बाद मैं अकेले अपने 6 साल के बेटे कुशान की परवरिश कर रही थी। पति के जाने के बाद मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ था। उसको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती थी। लेकिन ना तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही इससे पहले मैंने कभी कोई काम किया था, इसलिए मुझे किसी काम का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए मुझे नौकरी ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही थी। तब बड़ी मुश्किल से एक जानकार के जरिए मुझे एक हॉस्पिटल में नौकरी मिली। साफ सफाई का काम ही सही, पर मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश थी। अगले दिन अपने बेटे कुशान को स्कूल छोड़ने के बाद और उसकी देखभाल अपने एक करीबी पड़ोसी पर छोड़ने के बाद मैं अपने पहले दिन की नौकरी पर गई। मैंने जैसे ही हॉस्पिटल की पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखा, मुझे कुछ बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर सताने लगा। माहौल में बहुत हलचल था, सब लोग आ जा रहे थे, लेकिन मुझे सब कुछ शांत और ठहरा हुआ लग रहा था। तभी मुझे अपनी आंखों के कोने से कुछ झुकी-झुकी सी परछाइयाँ नजर आने लगी। पर जैसे ही मैंने अपनी नज़रें घुमाई, वो परछाइयाँ कहीं गायब हो गई। उस पहली सीढ़ी पर खड़े-खड़े मैं ये सोचने लगी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं इस हॉस्पिटल में भूत-प्रेत का वास तो नहीं? पर अगले ही पल मुझे ये ख्याल आया, अरे हॉस्पिटल में भूत-प्रेत तो होते ही होंगे, क्योंकि आए दिन कई मरीज इलाज के दौरान मर जाते होंगे। उनकी आत्माएं भी तो यहीं आसपास भटकती होंगी। पता नहीं मेरे साथ ये आत्माओं का सिलसिला कब तक खत्म होगा। तभी मुझे किसी ने आवाज़ लगाई, मैडम, ओ मैडम, इस तरह गेट पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? वर्दी से तो साफ सफाई वाले कर्मचारी लग रही हो, लगता है नए हो। वो गार्ड थे। जी, आज मेरा पहला दिन है, मैंने हड़बड़ा कर कहा। गार्ड, अच्छा जी, चलिए मैं आपको आपका वार्ड दिखा देता हूँ। ये हॉस्पिटल बुजुर्गों के इलाज के लिए जाना जाता है, आपको तो पता ही होगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस हॉस्पिटल के मैनेजर साफ सफाई के मामले में बहुत सख्त है। वो गार्ड मुझे वार्ड नंबर 25 दिखाते हुए बोले, आपको इस वार्ड की बहुत अच्छे से साफ सफाई समय समय पर करते रहना है। ऐसा बोलकर वो गार्ड वहाँ से चला गया। मैं उस कमरे की साफ सफाई करने की तैयारी करने लगी और अपने हाथ में ग्लव्स पहनते वक्त मैं उस कमरे में अपनी नज़रें चारों ओर दौड़ाकर देखने लगी। तभी मैंने ध्यान दिया कि उस कमरे में टोटल 10 बेड थे, लेकिन सिर्फ 4 बेड पर ही मरीज थे, जबकि बाकी के सारे वार्ड एकदम भरा हुआ था। खैर, मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और सोचा शायद मरीज कम आए होंगे या फिर कुछ बेड जानबूझकर खाली रखते होंगे ताकि वीआईपी मरीज को भर्ती कर सके, और मैं अपने काम पर लग गई। तभी मैंने देखा कि बेड नंबर 4 पर एक बूढ़ी महिला लेटी थी, जो कि करीब 70 साल के आसपास की लग रही थी और जिसे पानी चढ़ाया जा रहा था। वो अचानक कराहने लगी और कुछ अपने आप से ही बड़बड़ाने लगी, नहीं, छोड़ो मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। उस मरीज की ऐसी हालत देखकर मैं उसके करीब गई तो मैंने देखा कि उस मरीज की आंखें बंद थी और वो नींद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। देखते ही देखते उसकी चीखें निकलने लगी, कोई बचाओ मुझे सांस नहीं लिया जा रहा, कोई मेरा गला दबा रहा है। उसकी चीखें सुनकर एक नर्स दौड़ती हुई आई और चिल्लाकर बोली, शांत हो जाओ अम्मा, कोई आपका गला नहीं दबा रहा, सपना देख रही हो आप। क्या अम्मा, ये रोज रोज का तमाशा लगा रखा है। आपने पिछले 10 दिन से अपने साथ साथ बाकी के सभी मरीज को और हम सबको भी बहुत परेशान कर रखा है। उस नर्स की आवाज़ सुनकर वो मरीज अपनी आंखें खोल लेती है और बदहवास सी इधर उधर देखने लगी। उसकी सांसें अभी भी बहुत तेज तेज चल रही थी। वो कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी उस नर्स की तरफ देखती। अब उन्होंने कहना शुरू किया, बेटा मैं झूठ नहीं कह रही, मेरा सच में कोई गला दबाता है और कहता है चल मेरे साथ, और वो कोई और नहीं, वो मरीज बेड नंबर 5 की है, और देखो दरवाजे के पास कैसे खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है डायन। उस मरीज की बात सुनकर मैं दरवाजे की तरफ देखने लगी, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन वो नर्स अपना हाथ सर पर मारते हुए बोली, ओहो अम्मा,
हद हो गई अब तो। वहाँ कोई नहीं है और बेड नंबर 5 तो कब से खाली पड़ा है। यहाँ आप 4 मरीज के अलावा ये पूरा कमरा ही खाली पड़ा है। यहाँ पर कोई नहीं है। मैं बाहर से आपके पोते को बुलाकर लाती हूँ। आप ऐसे नहीं समझोगे। जाने से पहले उस नर्स ने मुझे टोकते हुए कहा, तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो, अपना काम जारी रखो। मैंने अपना काम जारी रखा, पर मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे उस मरीज की बातों में कुछ सच्चाई नजर आ रही थी। कुछ ही मिनट के बाद हाथ में फ़ोन चलाते चलाते उस मरीज का पोता उसके पास आया, जो कि करीब 24 से 25 वर्ष का लग रहा था। आते ही उसने अपना फ़ोन बेड पर रखा और अपनी दादी को अपने गोद में भरते हुए बोला, दादी क्या हो गया है आपको? आप क्यों ऐसे कर रहे हो? 10 दिन हो गए हैं आपको यहाँ पे आए हुए। आपको जल्दी ठीक नहीं होना क्या? आपको घर नहीं जाना क्या? क्यों आप ऐसे डर रहे हो? देखो बाकी के 3 मरीज भी तो यहाँ पे हैं, वो कितने अच्छे से अपना इलाज करवा रहे हैं। पता नहीं आप ही ऐसे क्यों कर रहे हो? दादी, बेटा तू अपनी दादी से बहुत प्यार करता है ना, तो मुझे यहाँ से बाहर ले चल। मुझे यहाँ से बाहर किसी और हॉस्पिटल में ले चल, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कुछ और दिन रही तो मैं मर जाऊँगी। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। पर दादी, अगर आपको यहाँ से ले गए तो पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उन्होंने एडवांस में यहाँ का बिल भी भर दिया है और उनका मानना है कि यहाँ पर बुजुर्गों का बहुत अच्छे से इलाज होता है। पर लेकिन आप इतना कह रहे हो तो मैं पापा से इस बारे में बात करूँगा। ऐसा कहकर उसका पोता वहाँ से चला जाता है। अपने पोते के जाने के बाद वो मरीज बेड पर लेट जाती है। बाकी के 3 मरीज बोलने की हालत में नहीं थे। वो तीनों गंभीर रूप से बीमार लग रहे थे। उन्हें लगातार पानी चढ़ाया जा रहा था और बीच बीच में डॉक्टर्स आकर उन्हें देख रहे थे। लंच का समय हो गया था। मैं लंच के लिए बाहर गई और जब मैं लंच करके उस वार्ड में वापस आई तो कमरे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। अब तक केवल 4 ही मरीज थे, लेकिन इतने ही देर में बाकी के सारे बेड भी भर गए। एक भी बेड खाली नहीं था। और बेड नंबर 5 की मरीज, जो कि बहुत हट्टी कट्टी लग रही थी, जिन्होंने सफ़ेद रंग की खादी साड़ी और गले में सफ़ेद मोतिया का माला पहन रखा था, जो काफ़ी ठीक ठाक लग रही थी, वो लगातार बड़ी ही अजीब नज़रों से बेड नंबर 4 की मरीज को घूर रही थी। और बेड नंबर 4 की मरीज इस समय गहरी नींद में सो रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैंने देखा कि एक और नई मरीज व्हील चेयर पर बैठी हुई उस वार्ड में दाखिल हुई। साथ में एक नर्स और एक डॉक्टर भी थे। डॉक्टर अपने हाथ में पेपर फाइल पढ़ते हुए उस नर्स से बोले, इस पेशेंट को बेड नंबर 5 पर शिफ्ट कर दो। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर अचानक बेड नंबर 4 की मरीज नींद से जगकर बैठ गई और बोली, डॉक्टर साहब आप पागल हो गए हो क्या? बेड नंबर 5 पर तो पहले से ही एक मरीज है, अब एक और को क्यों डाल रहे हो? बल्कि इस कमरे में तो एक भी बेड खाली नहीं है। डॉक्टर अपनी फाइल बंद करते हुए बोले, आप चुप रहिए माँ जी, हमें अपना काम करने दीजिए। उस मरीज की तरह मैं भी डॉक्टर से यही कहना चाहती थी, पर मुझे लगा शायद बेड की कमी हो गई है, इसलिए एक बेड पर 2 मरीज को शिफ्ट कर रहे हैं। जब नर्स उस मरीज को बेड नंबर 5 पर शिफ्ट करने लगी तो बेड नंबर 4 की मरीज फिर से बोली, अरे डॉक्टर साहब मेरी बात मान लीजिए, इन्हें कहीं और शिफ्ट कीजिए। ये बेड नंबर 5 की मरीज बहुत खतरनाक है, वो इसे नहीं छोड़ेंगी। डॉक्टर और नर्स इस बार उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिए और अपना काम जारी रखा। जब वो नई मरीज को बेड नंबर 5 पर शिफ्ट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो कि बेड नंबर 5 पर पहले से कोई मरीज हो ही ना। वो उनको इस तरह से इग्नोर कर रहे थे। नर्स ने उस नई मरीज को एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनका कहराना धीरे धीरे करके शांत हो गया। फिर वो नर्स वहाँ से चली गई। मुझे यह सब देखकर बहुत ही घबराहट होने लगा। मैं ताज़ी हवा खाने के लिए खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर के नज़ारे को देखने लगी। कुछ ही पल बाद जब मैं वापस कमरे में देखती हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं। अभी तक जो वो सारे बेड भरे हुए थे कुछ ही पल में खाली हो गए थे। जाने वो सारे मरीज कहाँ गायब हो गए थे। बस वो 5 मरीज को छोड़कर, जो पहले से 4 थी और जो अभी अभी एक नई मरीज आई थी। मुझे अंदर ही अंदर डर लगने लगा और मुझे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि वो सभी के सभी मरीज जो मुझे दिखाई दिए थे वो मरे हुए लोगों की आत्माएं थीं, जिनकी मौत इसी हॉस्पिटल में इन्हीं बेड पर इलाज के दौरान हुआ होगा।
यानी बेड नंबर 4 की मरीज जो कुछ भी कह रही थी वो सब कुछ सच था। वो भी मेरी तरह आत्माओं को देख पा रही थी और वो बेड नंबर 5 की जो आत्मा थी वो वाकई ही बहुत ही खतरनाक लग रही थी। वो बाकी सभी आत्माओं के मुकाबले बड़े ही गुस्सैल स्वभाव की लग रही थी। यानी सच में उस आत्मा से बेड नंबर 4 की आत्मा को खतरा था। मुझे ये सब जानकर डर तो बहुत लगा, पर मैं अगले ही पल शांत हो गई, क्योंकि बचपन से ही मेरा सामना आत्माओं से होता रहा है। दरअसल बात यह है कि जब मैं 6th क्लास में स्कूल में पढ़ती थी तब मेरी एक दोस्त थी नीमा। नीमा की माँ अक्सर जादू टोना जैसी तंत्र क्रियाएं किया करती थी। नीमा की माँ नीमा से छिपाकर ये सब करती थी, लेकिन नीमा अपनी माँ को तंत्र क्रिया करते हुए छिपकर देखा करती थी, जिससे नीमा कुछ आत्माओं को बुलाने वाले मंत्र भी सीख गई थी। वो जो कुछ भी अपनी माँ को करते हुए देखती थी वो स्कूल आने के बाद हम तीनों सहेलियों को बताया करती थी। मैं, नीमा और रति, हम तीनों बहुत ही गहरे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हम उन्हें बड़े ही चाव से सुनते थे। एक दिन नीमा ने हमें बताया कि कल रात उसकी माँ ने तंत्र क्रिया करते हुए कुछ मंत्रों का प्रयोग किया। उस मंत्र को पढ़ते ही एक आत्मा वहां पर आकर खड़ी हो गई। वो किसी आदमी की आत्मा थी। उस आदमी का आधा चेहरा जला हुआ था और वो माँ के सामने सर झुकाकर खड़ा था। नीमा ने आगे बताते हुए कहा, उस आत्मा को देखकर मैं तो बहुत डर गई। मेरी तो चीख निकलने वाली थी, पर मैंने खुद को संभाल लिया और बहुत ही आराम से अपने कमरे में चली गई। अगर मैंने जरा सी भी आहट की होती तो माँ को पता चल जाता कि मैं उन्हें छिपकर देखती हूँ। नीमा की बात सुनकर रति जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए मुझसे बोली, रजनी, क्या तुमने कभी किसी आत्मा को देखा है? ये आत्माएं भी सच में होती है क्या? वैसे नीमा की कहानी बड़े ही मजेदार होती है। नीमा, क्या तुम हमें भी आत्माओं से मिलवाओगी? रति को इस तरह मजाक उड़ाता देख नीमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से से बोली, हाँ, मैं तुम दोनों को आत्माओं को दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं आत्माओं को बुलाने वाले मंत्र जानती हूँ, क्योंकि मैंने अपने माँ को देखकर ये मंत्र सीख लिया है। नीमा का दावा मुझे सच लगने लगा और मैंने डरते हुए कहा, नहीं नीमा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी रति ने मुझे रोकते हुए कहा, रजनी, करने दो ना नीमा को, कुछ भी नहीं होगा, क्यों डर रही हो? रति को मैंने बहुत रोका, बहुत मना किया, ऐसा ना करे, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, पर वो नहीं समझ रही थी और नीमा ये विश्वास दिला रही थी कि हमें कुछ भी नहीं होगा, ये आत्माएं तो हमारी माता की गुलाम है। रति और नीमा बहुत जिद कर रही थी, इसलिए मैं भी मान गई। मैं डर तो रही थी, पर कहीं ना कहीं मैं भी आत्माओं को सच में देखना चाहती थी। हम तीनों ने मिलकर एक सुनसान जगह चुना जहाँ पर हम ये क्रियाएं करने वाले थे और दोपहर का समय हम तीनों वहाँ पर पहुँच गए। नीमा ने एक गोलाकार घेरा बनाया और कुछ तंत्र मंत्र के सामान को व्यवस्थित ढंग से रखा और अब उसने बहुत ही अजीब से मंत्र बोले जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। जाने वो कौन से भाषा के मंत्र थे। खैर, जो भी हो, लेकिन जैसे जैसे वो मंत्र बोल रही थी मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैं बार बार अपने अगल बगल देख रही थी कि कहीं कोई आत्माएं आ तो नहीं गई है। नीमा ने लगातार कई बार मंत्र बोले, पर कहीं कोई आत्माएं दिखाई नहीं दे रही थी। खुद नीमा भी हैरान हो रही थी, आखिर आत्माएं प्रकट क्यों नहीं हो रही हैं। जब बहुत देर तक मंत्र बोलने के बाद भी वहाँ कोई आत्माएं नहीं आई, तब रति परेशान हो गई और खड़े होते हुए बोली, मैंने कहा था ना, कोई आत्माएं नहीं होती। ये नीमा हमें पागल बना रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं, ये झूठ मूठ की कहानियाँ हमें सुनाती रहती हैं। रति की बात सुनकर नीमा शर्मिंदा होते हुए बोली, ऐसा नहीं है, जो कुछ मैं बताती हूँ वो सब कुछ सच है। मेरी माँ सच में तंत्र मंत्र करती है। मेरी माँ ने जब यह मंत्र बोला था तब तो आत्माएं वहाँ आई थी, पर पता नहीं मेरे बोलने पर क्यों नहीं आ रही। आपस में बातें करते हुए हम तीनों उस जगह से आगे बढ़ने लगे। हम तीनों कुछ ही कदम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें कुछ महसूस हुआ, जैसे कि हमारे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।
हम डरते डरते अपनी ही जगह पर रुक गए। हम और फिर जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी आत्माएं खड़ी थी। किसी का एक हाथ नहीं था, तो किसी का चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था, तो किसी के सर से खून बह रहा था। वो आत्माएं भी अपनी जगह पर रुकी हुई थी, लेकिन कुछ ही पल बाद वो आत्माएं आगे बढ़ने लगी। उनको आगे बढ़ते देख हम तीनों आगे मुड़े और पूरी जान लगाकर भागने लगे, और हम भागते भागते अपनी बस्ती में आ गए और एक पेड़ के पास आकर रुके। हम बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे थे और अपने अगल बगल देख रहे थे कि कहीं वो आत्माएं हमारा पीछा तो नहीं कर रही, पर उस समय कोई आत्माएं हमें नज़र नहीं आ रही थी। हमें लगा कि मुसीबत टल गई। फिर हम तीनों अपने अपने घर लौट गए। उसी दिन शाम के समय जब मैं खाना खा रही थी, तब मेरी माँ वहाँ बगल में बैठकर गेहूँ साफ कर रही थी। तभी मैंने माँ से एक गिलास पानी मांगा, पर शायद माँ ने सुना नहीं। मैंने फिर से कहा, इस बार भी माँ ने सुना नहीं। मैंने फिर चिल्ला कर कहा, पर मेरी बात का तो माँ पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो एकदम से उठकर खड़ी हुई, और जब मेरे तरफ मुड़ी तो मेरा तो डर से हालत खराब हो गया, क्योंकि वो माँ नहीं थी, वो तो कोई आत्मा थी जिसकी आंखें बहुत ही भयानक लग रही थी। कुछ ही पल वो तो मुझे आत्मा ऐसे घूरती रही, और फिर बहुत ही डरावनी सी आवाज़ में बोली, बताओ क्यों बुलाया है हमें। उसके बाद मेरी बहुत ज़ोर से चीख निकल गई और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। बाद में जब मैं होश में आई तो मैं माँ के गोद में थी। जब माँ ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या हुआ था, मैं क्यों चीखी, तो मैंने माँ से कहा कि माँ, मैंने किसी आत्मा को देखा, वो बहुत भयानक थी, पर वो मुझे क्यों दिखी, ये बात मैंने माँ को नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि माँ मुझे बहुत डांटेंगी कि मैं इस तरह के तंत्र मंत्र क्रियाओं में लिप्त हुई थी। माँ ने उस वक्त मेरी बात को बहुत गहराई से नहीं लिया। उनको लगा बच्ची है, यूं ही डर गई होगी। लेकिन उसके बाद मुझे एक के बाद एक कई सारी आत्माएं दिखने लगी, और मैं हर बार इसी तरह चीखती रहती थी, और वो आत्माएं बार बार यही बोलती थी कि बताओ क्यों बुलाया है मुझे। मैं रात भर सो नहीं पाई। मेरी वजह से घर के बाकी के लोग भी सो नहीं पाए। अगली सुबह मैंने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया कि वह आत्माएं मुझे क्यों दिखाई दे रही हैं, और ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि हम तीनों सहेलियों के साथ हो रहा था। रति तो एक ही रात में बहुत बीमार पड़ गई थी, वो तो चलने की भी हालत में नहीं थी। मेरी माँ ने इस बारे में रति की माँ से बात की और कुछ औरतों को इकट्ठा किया और नीमा के घर पहुँच गए। वहाँ पहुँचने पर मेरी माँ ने और बाकी सभी औरतों ने नीमा की माँ को बहुत ही खरी खोटी सुनाया और धमकाया कि वो अपना ये काला जादू तंत्र मंत्र करना बंद कर दे और हमारी बच्चियों को ठीक कर दे, नहीं तो वो इसकी शिकायत यहाँ के मुखिया जी से करेंगी। नीमा की माँ ने डरते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दोनों बच्चियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और आज के बाद ये सब मैं कभी नहीं करूँगी। मेरी बेटी नीमा की भी तबीयत ठीक नहीं है। नीमा के घर से माँ के लौटते ही मैं और रति बिल्कुल ठीक हो गए। हमारे मन से सारा डर निकल गया और फिर से हमें आत्माएं दिखने भी बंद हो गए। अगली सुबह पता चला कि नीमा और उसकी माँ घर छोड़कर कहीं चले गए। शायद वो डर गई थी कि उसके बारे में गांव में सबको पता चल गया है, इसलिए गांव वाले उन्हें कभी भी सज़ा दे सकते हैं, और वो बदनाम भी हो चुकी थी, इसलिए इज्जत के साथ जीना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। शायद यही सब सोचकर वो चली गई। कुछ ही दिनों बाद मैं पहले की तरह सामान्य हो गई और पहले की तरह जीने लगी। लेकिन एक दिन मेरे गांव में एक बूढ़े दादाजी की मौत हो गई, और जब मैं उनके मृत्यु भोज खाने जब उनके घर गई, तब मैंने उस दादाजी की आत्मा को साफ साफ देखा। गांव के सारे लोग खाना खा रहे थे और दादाजी की आत्मा उन्हें खाते देख रहे थे। वो एक कुर्सी के पास खड़े थे, पर पता नहीं क्यों पहली बार मुझे किसी आत्मा को देखकर कोई डर नहीं लगा। इस बार मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी वजह से मेरा परिवार बहुत परेशान हुआ था।
और अब मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उस दिन के बाद से मुझे आए दिन कोई ना कोई आत्मा दिखाई देता ही रहता था, पर कभी किसी आत्मा ने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अचानक बेड नंबर 5 की वो नई मरीज नींद से जग गई और अपने दोनों हाथों से अपने बालों में खुजली करने लगी। बालों से फिर वो अपने दोनों हाथ पैर और देखते ही देखते वो अपने पूरे शरीर को खुजाने लगी और फिर जोर जोर से चीखने लगी। उस मरीज के पूरे शरीर पर लाल लाल से दाने उभर आए थे। उसकी चीख सुनकर 2 नर्स भागती हुई आई और फिर उसे जल्दी से एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही वो बेहोश हो गई और फिर उन्होंने उसके पूरे शरीर पर एक दवाई लगाया और उसे किसी और वार्ड में ले जाने की तैयारी करने लगी। इन सब के बीच उनमें से एक नर्स ने कहा, सबको अच्छी तरह पता है कि ये वार्ड मनहूस है और उसमें से भी ये 6 बेड तो बहुत ही ज़्यादा मनहूस हैं। यहाँ पर मरीजों की हालत सुधरने की जगह और बिगड़ जाती है, पर फिर भी डॉक्टर इस वार्ड में क्यों मरीजों को शिफ्ट करते हैं? किसी दिन लेने के देने पर जाएंगे तब सबको समझ में आएगा। तभी दूसरी नर्स ने कहा, सारे वार्ड एकदम फुल है, पैसों की लालच में डॉक्टर्स ऐसा करते हैं। उस नई मरीज के जाते ही उस बेड नंबर 4 की नई मरीज का पोता भी आया और अपनी दादी को उठाते हुए बोला, दादी चलो यहाँ से, इस वार्ड में सचमुच में कुछ गड़बड़ है। मुझे इसी हॉस्पिटल में कुछ लोगों से ऐसा सुनने को मिला। कुछ ही पल में वह अपनी दादी को वहाँ से ले गया। उसके साथ ही बाकी के 3 मरीज के भी रिश्तेदार वहाँ आए और उनको भी वहाँ से ले गए। छुट्टी का समय भी हो रहा था और ये सब देखकर मैं भी वहाँ से जल्दी से घर जाना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं मैं उस वार्ड का राज भी जानना चाहती थी कि आखिरकार इन आत्माओं का इस वार्ड में भटकने का क्या रहस्य है। आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो इन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली। अपना काम खत्म करने के बाद मैंने जल्दी से अपना पर्स उठाया और उस वार्ड से बाहर जाने लगी। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, मेरे पैर में बहुत ज़ोर से दरवाजे से चोट लग गया और मैं फिर दर्द के मारे वहीं बैठ गई। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई, जब तक तुम सच नहीं जान लेती तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आज 10 सालों के बाद कोई ऐसा मिला है जो हमें सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है और हमें न्याय भी दिला सकता है। ये आवाज़ सुनकर मैंने पीछे देखा तो वही सफ़ेद मोतियों की माला वाली आत्मा खड़ी थी। उन्होंने मुझसे फिर से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं जैसे अपना सुध बुध खो बैठी थी, जैसे मैं अपने होश में ही नहीं थी। मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, तो देखो। उसके बाद मेरे आंखों के सामने एक वीडियो सा चलने लगा। ये बुजुर्ग महिला आपस में देवरानी जेठानी थी। ये सारी एक ही परिवार की थी और इनके बीच आपस में बहुत लगाव, बहुत प्रेम था। ये सभी जॉइंट फैमिली में रहती थी। इनका बहुत ही बड़ा परिवार था। सभी के बहू बेटे, पोते पोतियाँ और धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी। ये बुजुर्ग महिला साथ में तो रहती थी, पर इनके बेटे बहू साथ नहीं रहना चाहते थे। ये ज़मीन का बंटवारा चाहते थे और सभी के सभी अपने अलग अलग दुनिया बसाना चाहते थे। इन्होंने कई बार इन्हें बंटवारे के लिए मनाने की कोशिश की, पर ये महिला नहीं मानती थी। इनमें से 5 महिला तो विधवा थी, लेकिन एक का पति जिंदा था, जो सबसे छोटी थी। लाख मनाने के बाद भी जब ये नहीं मानी तो इनके बेटे बहू ने आपस में मिल गए और इनको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, ताकि ये आपस में संपत्ति का बंटवारा कर सके और आज़ादी से जी सके। इन्होंने घर के सारे बच्चे को अपने अपने मायके भेज दिए और फिर खाने में कुछ जहरीली दवाइयाँ मिला दी। वो कोई जानलेवा दवाई तो नहीं था, लेकिन उससे किसी को भी बीमार किया जा सकता था। घर के सभी लोग बीमार हुए, पर सभी ठीक हो गए। पर ये महिला इसी हॉस्पिटल में ही भर्ती रही। फिर इनके बेटे ने डॉक्टर को कुछ पैसे दिए। पैसों की लालच में डॉक्टर मान गए और इन सभी को जहरीले इंजेक्शन लगाकर मार दिया गया। 5 बुजुर्ग महिला तो इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद ही मर गई, लेकिन ये मोतियों की माला वाली मरीज बहुत घंटों में और बहुत तड़प तड़प कर मरी। और मरने से पहले इनके दिमाग में एक ही बात दौड़ता था कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी।
इन सब में इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर कमल और नर्स अनीता शामिल थी, जो कि उस घटना के बाद कभी भी इस कमरे में कदम नहीं रखा। इन बुजुर्ग महिलाओं के इस तरह जाने के बाद इनमें से जिनका पति जिंदा था, उन्हें अपने बेटे बहू पर शक था। शक ही नहीं, उन्हें पूरा विश्वास था कि इन सब के पीछे इनके बहू बेटे का ही हाथ है। इसलिए उन्होंने अपने बहू बेटे पर केस कर दिया, पर इनके बहू बेटे ने पुलिस वाले को ढेर सारा पैसा खिलाकर केस को दबा दिया। पर वो बुजुर्ग आदमी अभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। इस घटना को जानने के बाद मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं निःशब्द हो गई थी कि लोग पैसों की लालच में और आज़ादी से जीने के लिए कैसे अंधे हो जाते हैं, जो अपने जन्म देने वाली माँ और पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ तक को नहीं छोड़ते, उनकी भी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। कितने निर्दयी होते जा रहे हैं लोग। कुछ आत्माएं एक खास जगह या चीज़ों से बंध जाती हैं। उन्हें लगता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, जैसा कि इन आत्माओं के साथ हो रहा था। ये इस वार्ड को अपना घर समझने लगी थी, इसलिए किसी नई मरीज का आना, इस वार्ड में आना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि अब तक इन्होंने किसी की जान नहीं ली थी, लेकिन ये हर नई मरीज को इतना तंग कर देते थे कि उन्हें किसी और वार्ड में शिफ्ट करना ही पड़ता था। इनको डॉक्टर कमल और नर्स अनीता का इस वार्ड में आने का इंतज़ार था ताकि ये उनको सजा दे सके, लेकिन इससे पहले ये चाहती थी कि इनके मौत का सच दुनिया के सामने आ सके। मेरे सर पर इन आत्माओं को मुक्ति दिलाने का जुनून सवार हो गया था। मैंने डॉक्टर कमल और नर्स अनीता को डराना शुरू किया। मैंने उन्हें लेटर भेजना शुरू किया जिसमें लिखा था कि मैं जानती हूँ कि तुमने आज से 10 साल पहले उन 6 बुजुर्ग महिलाओं के साथ क्या किया था। मेरे 1-2 लेटर से ही वो इतना डर गए कि मुझे और लेटर भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद मैं उस बुजुर्ग आदमी से मिली और उनको सब कुछ सच सच बताया। पुलिस के आने से पहले ही नर्स अनीता ने खुदकुशी कर ली और डॉक्टर कमल खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए ताकि हॉस्पिटल में पुलिस ना आए और हॉस्पिटल की बदनामी ना हो। और उन्होंने साथ ही पुलिस से ये रिक्वेस्ट की कि इस हॉस्पिटल को इन सब में ना उछाला जाए, क्योंकि इन सब में इस हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं है। इन सब के लिए सिर्फ वो और नर्स अनीता ही जिम्मेदार है। डॉक्टर कमल ने अपना जुर्म कबूला। उसके साथ साथ उस महिला के बहू बेटे को भी सजा हो गया। उसके बाद उन बुजुर्ग महिला की आत्मा किसी धुआं के समान उस वार्ड से निकलकर आकाश की ओर उड़ गए। फिर भी उस वार्ड नंबर 25 में हमेशा के लिए ताला लग गया। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, पर कहानी को प्रभावी बनाने के लिए कुछ तथ्य अलग से जोड़े गए हैं। गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम और स्थान बदल दिए गए हैं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।